सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। क्या हालचाल? सब बढ़िया। तो आज अपन प्री बोर्ड एग्जाम नंबर 3 लेकर आए हैं कक्षा 10 के लिए विज्ञान विषय का। और ये 3.25 घंटे का पेपर है और 80 नंबर का है। ये सामान्य निर्देश आपके लिए ही है, मेरे लिए नहीं है। पढ़ लेना इसको। और अपन डायरेक्ट आज क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो अपना आज का पहला प्रश्न है भाई, सेक्शन ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिख देना है। संसारण के उदाहरण हैं, बताओ। देखिए, संसारण के उदाहरण है। कौन सा उदाहरण? संसार चांदी के ऊपर काली परत चढ़ जाना, काली परत का चढ़ जाना किसके कारण? कौन सी परत चढ़ती है? सिल्वर सल्फाइड की, Ag2S की। आगे, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाना, लोहे के ऊपर भूरे रंग की परत चढ़ जाना, यानी इसके ऊपर जंग लग जाता है। क्या? जंग। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया संभव नहीं है? ऐसी कौन सी अभिक्रिया है जो संभव नहीं है? देखो, पहली अभिक्रिया है, पहली अभिक्रिया लेड है और एक कॉपर क्लोराइड है। इसकी अभिक्रिया क्या संभव है या नहीं है? देखो, जो लेड है अधिक क्रियाशील है या कम क्रियाशील है? देखो ये अभिक्रिया, देखो कॉपर की जिंक सल्फेट के साथ अभिक्रिया, आयरन की कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया, सोडियम सल्फेट की बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। देखो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? द्विविस्थापन अभिक्रिया है। पॉसिबल है ये भी। ये तो क्या है? संभव है। वो संभव है तो कौन सी अभिक्रिया है? द्विविस्थापन अभिक्रिया है। अरे कौन सी अभिक्रिया भाई? द्विविस्थापन। आगे, काना काका मांगे आलू, काना काका मांगे आलू, जने फिरा प्रभु हम, कौन उगलो आएगो औरों। तो ये सकृत श्रेणी है क्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम। तो बताओ, यहाँ पर देखो आयरन है, जो आयरन, ये आयरन रहा, कॉपर से कम क्रियाशील है या अधिक क्रियाशील है? अधिक क्रियाशील है, तो इसे प्रतिस्थापित कर सकता है। तो ये भी क्या है? संभव है। विस्थापन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? विस्थापन। ठीक है। आगे, कॉपर, देखो कॉपर, ये कॉपर है, ये कॉपर है, क्या है? कॉपर है। और ये जिंक सल्फेट है। कॉपर है जो कम क्रियाशील है जिंक से। कॉपर क्या है? जिंक से कम क्रियाशील। तो ये इसको प्रतिस्थापित कर देगा क्या? नहीं करेगा। तो ये पॉसिबल नहीं है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखो ये तो पॉसिबल है। लेड है अधिक क्रियाशील है कॉपर से, ये अधिक क्रियाशील है कॉपर से, तो ये तो क्या है? संभव है। ठीक है, ये भी संभव है। कौन सी अभिक्रिया है? विस्थापन। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है, कौन सी धातु सर्वाधिक आघात वर्धनीय है? ऐसी कौन सी धातु है जो सर्वाधिक आघात वर्धनीय है? देखो कौन सी है? सोना, लोहा, एल्यूमिनियम, कॉपर। कॉपर का प्रतीक होता है Cu, एल्यूमिनियम का प्रतीक होता है Al, लोहा का होता है Fe और सोना का होता है Au। तो यहाँ पर जो सोना है जो सर्वाधिक आघात वर्धनीय धातु है। ठीक है। और यदि आपको पूछे सर्वाधिक तन्य है तो भी कौन सी है? सोना। ठीक है। अगला चौथा प्रश्न है, सर्वाधिक घनत्व तथा गलनांक वाली धातु है। देखो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये तीनों ऐसी धातुएं हैं। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये तीनों ऐसी धातुएं जो चाकू से काटी जा सकती है। किससे? चाकू से काटी जा सकती है। तो इसकी ट्रिक है ले से पे, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। तो ये चाकू से काटी जा सकती है, चाकू से काटी जा सकती है। चाकू से काटी जा सकने वाली धातु के नाम लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। तो इनके गलनांक कितना क्या होते हैं? क्या होते हैं? कम होते हैं। क्या होते हैं? कम। क्या होते हैं? कम। इसीलिए तो चाकू से काटी जा सकती है। आगे, सोना का इनकी तुलना में गलनांक क्या होता है? थोड़ा अधिक होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई?
ऑप्शन नंबर डी सोना। ठीक है, आगे कार्बन का अपरूप जो विद्युत का सुचालक होता है, ऐसा कौन सा अपरूप है जो विद्युत का सुचालक है? हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, कोक। इसका आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। ऐसा कार्बन का अपरूप है जो विद्युत का क्या होता है? सुचालक। जो सीसा पेंसिल होती है उसका जो नक्कू नक्कू होता है जो, ठीक है, किसका बना होता है? ग्रेफाइट का बना होता है, विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, हीरा सबसे कठोर पदार्थ, सबसे कठोर पदार्थ, सबसे कठोर पदार्थ। और ये हीरा है जो, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? अपवर्तनांक कितना होता है? 2.4। ठीक है, सर्वाधिक अपवर्तनांक होता है, सर्वाधिक अपवर्तनांक होता है। और हीरा जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण क्या करता है? चमकता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कार्बन के बारे में असत्य कथन है, आपको बताना है कार्बन के बारे में कौन सा असत्य कथन है? कालू के बारे में बताना है, कार्बन के बारे में असत्य कथन। देखो कार्बन होता है, कार्बन, तो कार्बन का जो परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक कितना होता है जी? कितना होता है? 6 होता है। और जो परमाणु भार है कार्बन का, परमाणु भार है वो कितना होता है? 12 यूनिफाइड होता है, 12 यूनिफाइड होता है। कार्बन, कार्बन की जो संयोजकता है, संयोजकता कितनी होती है? 4। कितनी होती है? 4। कितनी होती है भाई? 4। और संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं कार्बन के? संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बाह्यतम कोश में? 4 ही होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है आपको। देखो पहला कह रहा है परमाणु क्रमांक 6 है, बिल्कुल राइट बात है ये भी। संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, बिल्कुल राइट बात है ये भी। संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है, राइट बात है। परमाणु भार 14 है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? असत्य। क्या हो जाएगा? असत्य क्वेश्चन कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो अगला प्रश्न, पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के प्रभाव के कारण होता है? बताओ। क्या ऑक्सिन? ऑक्सिन तो भाई पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए सहायक हार्मोन होता है। जिब्रेलिन, ये तने की वृद्धि के लिए सहायक हार्मोन है, यह बीजों के अंकुरण के लिए सहायक हार्मोन है। साइटोकाइनिन, ये कोशिका विभाजन के लिए सहायक हार्मोन है ना। और ऑप्शन नंबर डी ऐसा हार्मोन है जिसे वृद्धि संदमक हार्मोन कहते हैं। कौन सा हार्मोन है? वृद्धि संदमक हार्मोन, वृद्धि संदमक हार्मोन है। एब्सिसिक अम्ल है वो वृद्धि संदमक हार्मोन है जो पेड़ पौधों की पत्तियां हैं किस कारण मुरझा जाती है? एब्सिसिक अम्ल के कारण। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होने वाला है बेटे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाला हार्मोन है, कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन सा है? साइटोकाइनिन। ऑक्सिन क्या करता है? शेष भागों में वृद्धि करता है, शेष भागों में वृद्धि के लिए सहायक होता है। ठीक है, और इथाइलिन फलों को पकाने में, फलों को पकाने के लिए सहायक होता है, पकाने के लिए सहायक हार्मोन है, और ये तो वृद्धि संदमक हार्मोन है ही। अगला, कालाजार के रोगाणु लेशमानिया में कोशिका के एक सिरे पर कोड़े के समान, यानी कोड़े के समान सूक्ष्म संरचना होती है। ऐसे जीवों में खाली जगह एक निर्धारित तल से होता है। बताओ क्या होता है? विखंडन होता है, द्विखंडन होता है, मुकुलन होता है, या पुनरुद्भवन होता है? क्या होता है? द्विखंडन। अरे क्या होता है भाई? द्विखंडन होता है, द्विखंडन। मुकुलन किसमें होता है भाई? मुकुलन ईस्ट के अंदर क्या होता है? मुकुलन। और हाइड्रा में क्या होता है? मुकुलन। पुनरुद्भवन किसमें होता है? प्लेनेरिया में। किसमें? प्लेनेरिया के अंदर क्या होती है? पुनरुद्भवन, पुनरुद्भवन। द्विखंडन और किसमें होता है? अमीबा में। किसमें होता है? अमीबा में क्या होता है? द्विखंडन, है ना। आगे बताओ। पर परागण होता है, पर परागण होता है वायु द्वारा होता है,
जल द्वारा होता है, चमगादड़ द्वारा होता है, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। पर परागण है जो जल के द्वारा भी हो सकता है, चमगादड़ के द्वारा भी हो सकता है और वायु के द्वारा भी हो सकता है। तो परागण क्या होता है? परागण, परागण किसे कहते हैं? परागण किसे कहते हैं? परागण किसे कहते हैं? जो पराग कण होते हैं, देखो पराग कण, ये कोई मान लो ये क्या है, ठीक है, ठीक है, ये क्या है? परागकोश, परागकोश। इसके अंदर क्या होते हैं? पराग कण, पराग कण होते हैं। जब पराग कण है जो, पराग कण है जो पराग कोश से जब स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर जाता है, कहां पर? वर्तिकाग्र पर, वर्तिकाग्र पर, तो इसे क्या कहते हैं भाई? परागण कहते हैं। क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। ठीक है, पराग कणों का वर्तिकाग्र पर जाना क्या कहलाता है? परागण। वो परागण दो प्रकार का होता है, एक तो होता है स्व परागण, एक तो होता है स्व परागण और एक होता है पर परागण। स्व परागण किसे कहते हैं? जब परागगण है जो उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? स्व परागण। देखिए यहाँ पर ये स्व परागण है। जबकि यदि यही परागकण है जो अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? पर परागण, पर परागण। जब परागगण है जो दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? पर परागण। और यहाँ पर क्या हो जाएगी? ये स्व परागण। बात समझ में आ गई है? आगे मायोपिया। कौन सा? मायोपिया। मायोपिया, मायोपिया का मतलब क्या होता है? मायोपिया का मतलब होता है, मायोपिया MYO, मायोपिया, मायोपिया का मतलब होता है निकटदृष्टि, निकटदृष्टि दोष, निकटदृष्टि दोष। मायोपिया का मतलब क्या होता है? निकटदृष्टि दोष, जिसके अंदर निकट की वस्तु दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। जिसके अंदर निकट की वस्तु दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है, यानी इसके अंदर फोकस दूरी, निकट की दिखाई देती तो फोकस दूरी क्या कर जाएगी? घट जाएगी। और फोकस दूरी क्या हो जाती है? घट जाती है। फोकस दूरी क्या हो जाती है? घट जाती है। फोकस दूरी क्या कर जाएगी? घट जाएगी। जब फोकस दूरी घट जाएगी तो वक्रता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। कि वक्रता बढ़ जाती है या कम हो जाती है? वक्रता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो वक्रता देखो बढ़ जाना, अभिनेत्र लेंस की वक्रता का क्या हो जाना? अत्यधिक हो जाना। जब देखो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए किस में आ रहा है? ए किस में आ रहा है? देखो फोकस दूरी का घटना, बढ़ना तो है ही नहीं। फोकस दूरी तो क्या हो जाएगी? घट जाएगी ना। अरे निकट दृष्टि, निकट की वस्तु दिखाई देती है तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं। तीन जिस के अंदर आएगा उसको तो क्या करना है? काटना है। उसको क्या करना है? डायरेक्टली काटना है। देखो ये ऑप्शन का खेल है राजा। तीनों को क्या किया? दिया, काट दिया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो नेत्र गोलक का क्या हो जाना? लंबा हो जाना और अभिनेत्र लेंस के वक्रता का अत्यधिक हो जाना। ठीक है, ये बात समझ आ गई? तो निकटदर्शी दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस काम में लिया जाता है? अवतल लेंस। कौन सा लेंस? अवतल लेंस। दूरदृष्टि को दूर करने के लिए उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस, यानी जिसके अंदर दूर की वस्तु दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती, उसी क्या कहते हैं? दूरदर्शी दोष। मोतियाबिंद क्या होता है? मोतियाबिंद जब अभिनेत्र लेंस होता है उस पर दूध या पदार्थ जमा हो जाता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? मोतियाबिंद। इसे शल्य चिकित्सा के द्वारा दूर किया जा सकता है। तो अगला प्रश्न है, किसी प्रिज्म से प्रकाश के विक्षेपण के पश्चात आपतित किरण के सापेक्ष सबसे कम कोण पर झुकता है। देखो कोई प्रिज्म है, जैसे मान लो यहाँ पर अपन एक प्रिज्म ठीक है, ये कोई आपतित प्रकाश किरण है, आपतित प्रकाश किरण है।
इसका क्या होता है, वर्ण विक्षेपण होता है। क्या होता है, वर्ण विक्षेपण। तो 7 रंगों की एक क्या होती है, पट्टिका प्राप्त। 7 रंगों की एक क्या होती है, पट्टिका प्राप्त। उसे क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम। 7 रंगों की एक पट्टिका प्राप्त होती है, उसे क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम। और उसका क्रम क्या होता है, VIBGYOR। दीप गई। और वोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। जो 7 रंगों की पट्टिका होती है उसे क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम। और ये जो श्वेत प्रकाश है, श्वेत प्रकाश है, इसका 7 रंगों में बढ़ना क्या कहलाता है, वर्ण विक्षेपण। क्या कहलाता है भाई, वर्ण विक्षेपण। श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में बढ़ना क्या कहलाता है, वर्ण विक्षेपण। और 7 रंगों की जो पट्टिका होती है उसे क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम। या 7 रंगों की जो बैंड प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम। तो प्रश्न कह रहा है कि भाई प्रकाश के विक्षेपण के पश्चात आपतित किरण के सापेक्ष, देखो ये किरण जानी तो सीधी चाहिए थी, जानी तो सीधी चाहिए थी। आपतित किरण के सापेक्ष सबसे कम कोण पर झुकता है। इससे देखो सबसे कम कोण पर कौन झुका हुआ है, रेड। कौन झुका हुआ है, रेड, लाल। कौन सा रंग, लाल है, जो सबसे कम कोण पर झुका हुआ है, इसका विचलन कोण सबसे कम है। वो सर्वाधिक किसका होता है, बैंगनी का। सर्वाधिक किसका होता है, बैंगनी का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। लाल रंग का आपको पता है तरंग दैर्ध्य क्या होता है, अधिक, प्रकीर्णन क्या होता है, कम। बैंगनी का प्रकीर्णन क्या होता है, अधिक, तरंग दैर्ध्य कम। ये बात ध्यान रखेगा पूरा हिंदुस्तान। अगला प्रश्न कह रहा है विद्युत बल्बों में रासायनिक दृष्टि से कौन सी गैस भरी जाती है। जो विद्युत बल्ब होते हैं उनके अंदर रासायनिक दृष्टि से कौन सी गैस भरी जाती है, हाइड्रोजन व आर्गन, नाइट्रोजन व आर्गन, ऑक्सीजन व हाइड्रोजन, ऑक्सीजन व नाइट्रोजन। ये भरी जाती है कि ऑक्सीजन, ना, गलत बात है। ऑक्सीजन भरी जाती है, हाँ गलत बात है। हाइड्रोजन, ए हाइड्रोजन ना, ये जला देगी, पटाख विस्फोट कर देगी। तो इसके अंदर एक्चुअली ये नाइट्रोजन व आर्गन गैस भरी जाती है। करेक्ट। अगला अगला प्रश्न है 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं। 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं, कितने जूल। देखो 1 किलोवाट घंटा में आपको पता है ऊर्जा बराबर क्या होता है, शक्ति गुणा समय। शक्ति गुणा समय, शक्ति गुणा क्या होता है, समय। और इस शक्ति का मात्रक क्या होता है, शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट। तो यहां पर कह रहा है कि भाई 1 किलोवाट कितना में, 1 किलोवाट, 1 किलोवाट, 1 किलोवाट, 1 किलोवाट में कितना जूल या करे वो अपन कहीं करना है बताऊंगा। 1 किलोवाट, 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा। ठीक है। देखो 1 किलो, 1 किलो कितना वाट है, 1000 वाट। 1 किलो में कितना वाट या करे, 1000 वाट। तो मैं यहाँ पर 1000 लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ, 1000 लिख देता हूँ। 1 किलो में कितने वाट होते हैं, 1000 वाट होते हैं। चलो 1000 वाट तो हो गए। अब यहाँ पर आवर्स का मान 1 घंटा ले लेता हूँ। कितना, 1 घंटा। शक्ति कितनी ली अपन ने, 1 किलोवाट, 1 किलोवाट। घंटा कितना है, 1, कितना, 1 घंटा ले लेते हैं। ठीक है। तो 1 घंटा के अंदर घंटा को किस में बदलेंगे, मिनट में। किसमें बदलेंगे, मिनट में। मिनट को किसमें बदलेंगे, सेकंड में। तो ये हो जाएगा किसमें, जूल में। किसमें हो जाएगा जी, जूल में हो जाएगा। तो इनका गुणा करो, 1000 गुणा 6 चंगे 3600। कितना हो जाएगा, 3600। और ये 36 और ये कितने जीरो, 2, 3 2 5, 10 की घात 5। अब इस रूप का निकालना है तो अपन 10 से गुणा कर देते हैं और 10 का क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। तो ये 3.6 इंटू ये जुड़ जाएंगे 10 की घात 6 हो जाएगा जूल। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3.6 इंटू 10 की घात 6 जूल। समझ आ गया क्या। चलो ये 1 किलोवाट घंटा में क्या होता है, 3.6 इंटू 10 की घात 6 जूल होते हैं। जूल किसका मात्रक होता है, ऊर्जा का। किसका मात्रक होता है, ऊर्जा का ही मात्रक होता है। चलो जी अगला प्रश्न है बहुत शानदार प्रश्न।
आपके बीच टपका है। प्रश्न कह रहा है पश्चिम की ओर, किसकी ओर? पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण, जिस कोष्टक में दे रखा है अल्फा कण, इसे चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित जो जाता है। देखो ये किस ओर जा रहा है भाई? पश्चिम की ओर। किस ओर जा रहा है? पश्चिम की ओर जा रहा है। किसकी ओर जा रहा है? पश्चिम की ओर। ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये पूर्व है, ये मान लो पश्चिम, ये पूर्व है पश्चिम। ये अल्फा कण है, धनावेशित कण है, जिस ओर ये जा रहा है वो उसकी क्या, कौन सी दिशा होती है? धारा की दिशा होती है। कौन सी दिशा होती है? धारा की दिशा। ठीक है, ये धनावेशित यानी धारा भी प्लस से माइनस की ओर प्रस्थान करती है। और है देखो आगे कह रहा है किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा ये उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है। उत्तर की ओर विक्षेपित होने का मतलब क्या है? उत्तर की ओर विक्षेपित होने का मतलब ये है कि उस तरफ क्या लग रहा है? बल लग रहा है। क्या लग रहा है? बल लग रहा है। क्या लग रहा है? बल। क्या लग रहा है? बल। ठीक है, उत्तर की ओर विक्षेपित होने का मतलब है उस पर क्या लग रहा है? बल लग रहा है। उत्तर की ओर लगने का, उत्तर उत्तर ये उत्तर दिशा है, ये उत्तर दिशा है। उत्तर की ओर क्या लग रहा है भाई? बल लग रहा है। उत्तर की ओर क्या लग रहा है? बल, फोर्स लग रहा है, चुंबकीय बल लग रहा है। चुंबकीय बल, फोर्स। ठीक है, तो कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या कर देनी है? अपन को बता देनी है। आसानी से बता सकते हैं फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से। देखो फ्लेमिंग का कौन सा नियम? वाम हस्त। ठीक है, बाएं हाथ का नियम। कौन सा नियम? बाएं हाथ। तो यही तो है, बाएं हाथ यही है। तो इस नियम अनुसार अपना अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार फैलाते हैं कि तीनों एक दूसरे के क्या रहे? परस्पर लंबवत। तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल को, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को, और ये किसको बताता है? धारा को, धारा की दिशा को। तो एफ बी आई, फातिमा बीबी आई, फातिमा बीबी आई, एफ बी आई। ठीक है, अब देख सकते हो यहां पर ये बताना है आप चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यानी एफ और ये बी, चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या करना है? बताना है। ये तो फोर्स है, ये तो फोर्स है, ऊपर की ओर लग रहा है। किस ओर? ऊपर की ओर, उत्तर दिशा में। किस ओर है? उत्तर दिशा में है, उत्तर दिशा में, एफ बी आई। तो ये अपनी क्या हो जाएगी? देखो ये फोर्स, देखो तो ये इस कागज तल के देखो क्या हो जाएगी? ऊपरी मुखी। ये क्या है? फोर्स, एफ फोर्स, और ये क्या है? धारा। ये क्या है? धारा है। और ये क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या है? ऊपरी मुखी। किस ओर है? ऊपरी मुखी है। किस ओर है? ऊपरी मुखी हो जाएगा। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चुंबकीय क्षेत्र किस ओर है? ऊपरी मुखी। किस ओर है भाई? ऊपरी मुखी है, ऊपरी मुखी है। ठीक है, ऊपरी मुखी, ऊपरी मुखी चुंबकीय क्षेत्र बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी क्षैतिज शक्ति संचरण लाइन में। देखो क्षैतिज यानी ऊर्ध्वाधर नहीं, क्षैतिज आदि, पूर्व से पश्चिम, ये पूर्व है और ये क्या है? पश्चिम है। पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ये आई जा रही है पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है। इसके ठीक नीचे किसी बिंदु पर, इसके ठीक ठीक नीचे, यहां पर मान लो किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर पूर्व से देखने पर, देखो देखना कहां से? इधर, इधर से देखना है। ठीक है, इधर से देखना है परवीन। कहां से देखना है बेटा? इधर से देखना है। ठीक है, पूर्व से देखने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? इधर से देखोगे तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? फ्लेमिंग के कौन सा नियम लगाऊंगा? दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। दक्षिण हस्त क्या लगूंगा? अंगुष्ठ नियम। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम के अनुसार ये धारा की दिशा इधर, ये धारा की दिशा इधर, तो चुंबकीय क्षेत्र कैसा है? इस प्रकार क्लॉकवाइज। कैसा है? क्लॉकवाइज। देखो ये क्लॉकवाइज,
तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लॉकवाइज का मतलब क्या है, दक्षिणावर्त, और एंटी क्लॉकवाइज जब अपन पश्चिम की ओर से यहां से देखते, यहां से देखते, यहां से देखते तो अपन को क्या लगता है, ऐसा लगता, क्या लगता अपन को, एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त लगता। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर बे करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न है, जैव घटक। जैव घटक का मतलब होता है जिनके अंदर जीवन चक्र पाया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, जैव घटक। जो जीव जिनके अंदर जीवन पाया जाता है, जैव घटक। जैसे बताओ ताप एक कैसा है, अजैव घटक। वायु कैसा है, अजैव घटक। मृदा क्या है, अजैव घटक। तो इसका कीट कैसा घटक है, जैव घटक। कीट जैव घटक है। अगला, ओजोन परत के अपक्षय के लिए उत्तरदायी है। ओजोन परत के अपक्षय के लिए उत्तरदायी है CFCS, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CCl2F2, CCl2F2। ठीक है, फ्रीज के अंदर कौन सी गैस प्रयोग किया जाती है, यही तो की जाती है, CFC। चलो भाई, ये हमारे MCQ पूरे हो चुके हैं गाइज। अब अपन करते हैं सोपड़ा साहब किसका, रिक्त स्थानों का। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 6 प्रश्न होंगे 6 नंबर के। कोशिका के खाली जगह में प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना स्रोत होता है। कोशिका के बताओ, कोशिका के खाली जगह में प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना स्रोत होता है, कौन होता है। अगला, वंशागति के जनक है। हमारे द्वारा खाए गए भोजन से व्युत्पन्न ऊर्जा हमारे शरीर में के रूप में संचित रहती है। यहाँ पर बताओ इसका आंसर भाई जल्दी, कौन। तो बताओ जल्दी से, इसका आंसर हो जाएगा डीएनए में, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, वंशागति के जनक है, कौन है भाई, ग्रेगर जॉन मेंडक। हमारे द्वारा खाए गए भोजन से व्युत्पन्न ऊर्जा हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित हो जाती है। ग्लाइकोजन का मतलब होता है बहुत सारी ग्लूकोज की एकलक इकाइयां मिलकर एक पोली यानी बहुलक बनाती है, बहुलक संरचना है ये ग्लाइकोजन। पेड़ पौधों के अंदर किस रूप में संचित रहता है भोजन, मंडिया स्टार्च के रूप में। लार में भी एक एंजाइम होता है जिसे क्या कहते हैं, लार एमिलेज एंजाइम, जो किसका पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट का। किसका पाचन करता है भाई, कार्बोहाइड्रेट का। ये लार ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होता है। अगला, जलीय कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र है। जलीय कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2O। जलीय कॉपर, देखो नाम ही कैसा दे रखा है, जलीय। यदि ऐसे कॉपर सल्फेट देता तो अपना सूखा सूखा लिख देते, लेकिन साथ में जल लिखना जरूरी है। क्रिस्टलन जल कितने हैं इसमें, 5। कितने हैं, 5। जिप्सम एक लवण है जिसमें क्रिस्टलन जल के अणु होते हैं, कितने होते हैं भाई, CaSO4.2H2O। ये भी जलीय कैल्शियम सल्फेट है, और इसके अंदर कितने क्रिस्टलन जल के अणु होते हैं, 2। कितने होते हैं भाई, 2। ठीक है, छम्मा छम्मा, ओहो। आगे कह रहा है अति लघुतरात्मक प्रश्न, 12 प्रश्न है भाई, 12 प्रश्न आते हैं। तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है, बताओ किस कारण नाइट्रोजन डाला। जैसे चिप्स की थैलियों के अंदर, आपको पता है किसके अंदर, चिप्स की थैलियों के अंदर, ठीक है, चिप्स की थैलियों के अंदर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। कौन सी गैस है, नाइट्रोजन गैस। जो अपने चिप्स की थैली होती है, चिप्स, कौन सी गैस, चिप्स की थैली के अंदर कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन गैस। तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है, बताओ उपचयन को रोकने के लिए या संश्लेषण से सुरक्षा के लिए।
ठीक है, उत्तर लिखना है इसका उत्तर तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है ताकि उपचयन यानी संचरण से सुरक्षा हो। ठीक है, कोई भी वस्तु उपचयन से बच सके। और बात समझ में आएगी, ऑक्सीकरण से बच सके या उपचयन से बच सके, संचरण से बच सके। आगे, अम्ल एवं क्षारक में एक समानता लिखिए। ये बेटा, ले बेटा, बताओ अम्ल एवं क्षारक में क्या समानता है? अम्ल एवं क्षारक दोनों ही जल में क्या होते हैं? घुलनशील। क्या होते हैं? जल में घुलनशील। ठीक है, और ये अम्ल और क्षार दोनों ही किसके साथ? धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। ये भी समानता है। ठीक है, और दोनों जल में घुल करके आयन प्रदान करते हैं, दोनों ही विद्युत का चालन करते हैं। ये भी एक समानता है। बहुत सारी समानता लिख सकते हो। तो अम्ल एवं क्षारक जल में घुलनशील होते हैं। ये एक समानता होगी। चलो, तन्यता की परिभाषा लिखिए। तन्यता की परिभाषा लिखिए एवं सर्वाधिक तन्य धातु का। देखो उत्तर, तन्यता की परिभाषा, धातुओं को खींचकर पतले तार के रूप में बदला जा सकता है जिसे तन्यता कहा जाता है। ठीक है, आपको पता है 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है, 1 ग्राम सोने से। ठीक है, और सर्वाधिक तन्य धातु कौन सी है? सोना। कौन सी है भाई? सोना। सर्वाधिक तन्य धातु कौन सी है? सोना। Au, सोना है ना। अभी सोना मत। आगे है सिनेप्सिक दरार की परिभाषा लिखिए। सिनेप्सिक दरार की परिभाषा लिखिए। सिनेप्सिक दरार किसे कहते हैं भाई? या सिनेप्स भी कहते हैं इसे, या अंतर्ग्रंथन भी कहते हैं। सिनेप्सिक दरार का मतलब होता है दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य रिक्त स्थान को क्या कहते हैं? ठीक है, सिनेप्सिक दरार। तो इसका उत्तर है दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य पाए जाने वाले रिक्त स्थान को सिनेप्टिक दरार या सिनेप्स या फिर अंतर्ग्रंथन, ये अंतर्ग्रंथन, सिनेप्टिक दरार या अंतर्ग्रंथन कहते हैं। ठीक है, ये परिभाषा हो गई। भाई मेरी राइटिंग थोड़ी सी खराब हो सकती है, आप सुधार लेना। विद्युत आवेश क्या है? विद्युत आवेश क्या है भाई? विद्युत आवेश क्या है? विद्युत आवेश क्या होता है? ये किसी भी पदार्थ का क्या होता है? मौलिक गुणधर्म होता है, जो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के समय या उसके पश्चात प्रेक्षित होता है। ठीक है, विद्युत आवेश क्या है? किसी भी पदार्थ का मौलिक
गुण होता है, गुण होता है जो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के पश्चात प्रेक्षित होता है। ऐसा ही मात्रक क्या होता है भाई? ऐसा ही मात्रक विद्युत आवेश का ये करेगा गुलाम आपको। इसका मात्रक क्या होता है? गुलाम। आगे, गोल बीज वाले लंबे पौधों का यदि जुरीदार बीजों वाले बौने पौधों से संकरण कराया जाए तो प्राप्त संतति कैसी होगी? बताओ, जल्दी से बताओ। तो प्रश्न है हमरे कि भाई गोल बीज वाले, कैसे बीज वाले? गोल बीज वाले लंबे पौधों का, देखो गोल बीज वाले, गोल बीज, गोल को यदि संकरण पर आधारित है, आर लंबे पौधे यानी टी, ठीक है, गोल लंबे। यदि जुरीदार बीजों वाले, जुरीदार यानी आर जुरीदार बीजों वाले बौने पौधे यानी टी से संकरण करवाया जाता है, संकरण कराया जाए तो प्राप्त संतति कैसी होगी? प्राप्त संतति जो अब 1 पीढ़ी के अंदर संतति प्राप्त होगी वो कैसे होगी? इसे कहते हैं जनक पीढ़ी। कौन सी पीढ़ी है? ठीक है, इसे कहते हैं जनक, ठीक है। और इसके अपन बनाते हैं क्या? युग्मक। तो युग्मक हो जाएंगे आर और टी, और इससे आर और टी। जब इनका क्या करवाया जाता है? संकरण। इनका जब संकरण करवाया जाता है तो ये जो अब 1 पीढ़ी है, अब 1 पीढ़ी है आर टी टी। तो अब 1 पीढ़ी के अंदर है जो पौधे कैसे दिखाई देंगे? गोल लंबे। जो प्रथम पीढ़ी है उसके अंदर पौधे कैसे दिखाई देंगे? गोल लंबे। ये प्रभावी लक्षण है गोल लंबे का, है ना। तो कैसे दिखाई देंगे भाई? गोल लंबे, गोल और लंबे, ठीक है, प्रभावी लक्षण है, ठीक है। ये आंसर हो गया इसका। अगला प्रश्न है, अप्रभावी लक्षण किसे कहते हैं? एक होता है प्रभावी लक्षण, एक होता है अप्रभावी लक्षण। ऐसे लक्षण जो प्रथम पीढ़ी में अभिव्यक्त नहीं होते हैं अप्रभावी लक्षण कहलाते हैं। ऐसे लक्षण जो प्रथम पीढ़ी के अंदर अभिव्यक्त नहीं होते हैं, दिखाई नहीं देते, उन्हें क्या कहते हैं? अप्रभावी लक्षण। अगला प्रश्न है, गोलीय दर्पणों की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी के बीच संबंध लिखिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो फोकस दूरी है, नहीं, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी होती है, दुगुनी होती है। यानी आर बराबर क्या होता है? 2f, आर बराबर 2f। अगला प्रश्न, उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। f का मान क्या करना है भाई? उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता e पर पावर कितनी दे रखी है? -2 डायोप्टर। किस प्रकार का लेंस है? देखो क्षमता से पता चल रहा है माइनस, तो कैसा लेंस है? अवतल लेंस है। कौन सा लेंस है? अवतल लेंस है। कौन सा लेंस है भाई? अवतल लेंस है। और P बराबर क्या होता है? 1/f। तो इसका f का मान ज्ञात करना है। f बराबर 1/p, और P का मान दे रखा है 1/2। कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा?
0.5 मीटर माइनस का है ना, 0.5 मीटर भाग देंगे तो ये आ जाएगा। अगला प्रश्न, चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं? किसी भी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर चुंबकीय बल को क्या किया जाता है, महसूस किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र। या तो उत्तर इसका लिखते हैं किसी चुंबक के चारों ओर का वे क्षेत्र इस चुंबक के चारों ओर का वे क्षेत्र जहां चुंबकीय बल का अनुभव किया जाता है, अनुभव किया जाता है चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। या ऐसे भी कह सकते हो, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर चुंबकीय बल का संसूचन किया जाता है, क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? टेस्ला। बोल लो, टेस्ला। अब किसी दिए गए चुंबकीय क्षेत्र में एक समान इसे निरूपित करने के लिए आरेख बनाओ। देखो, एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लिए ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार दर्शा सकते हो आप। या फिर आप क्या दर्शा सकते हो? परिनलिका का चित्र भी बना सकते हो। ठीक है, ओ गोविंदा, ठीक है, एड़ो चित्र बना सको आप, परिनलिका को चित्र। ठीक है, परिनलिका का चित्र आप बना सकते हो, इधर नॉर्थ इधर साउथ, इस प्रकार भी आप दर्शा सकते हो ना। अगला प्रश्न है, उत्पादक किसे कहते हैं? बताओ, उत्पादक किसे कहते हैं? जो अपना भोजन क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा स्वयं बनाते हैं। ठीक है, उत्तर है जो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं बनाते हैं उत्पादक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं जी? उत्पादक कहलाते हैं। ये लो, पेड़ पौधे उत्पादक ही होते। अब आएगा ना बजा बेड़ो। अब गाड़ी चलेगी फास्ट थोड़ी सी। लघुतरात्मक प्रश्न, पारितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका है, समझाइए। अपमार्जक का मतलब क्या होता है? ऐसे जीव जो दूसरे को क्या करते हैं? अपमार्जिक यानी अपघटित करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अपमार्जक। जैसे मशरूम होते हैं, ईस्ट होते हैं। ठीक है, जैसे पुराने समय के अंदर गिद्ध होते थे, अपमार्जन का काम करते थे वो। देखो, अपमार्जकों की क्या भूमिका हमारे वातावरण के अंदर? कवक और जीवाणु मर्त कार्बनिक अवशेषों को सड़ाकर उन्हें सरल यौगिकों में क्या कर देते हैं? अपघटित कर देते हैं या बदल देते हैं। ये जीव मिट्टी से अवशोषित हुए पदार्थों को पुनः मिट्टी में मिलाकर पोषक तत्वों को पौधों के उपयोग के लिए उपलब्ध कराते हैं। उनको अपघटित करके जो भी इनके अंदर पोषक तत्व है उन कचरे के अंदर और पौधों के लिए उपलब्ध करा देते हैं। ये मर्त अवशेषों को नष्ट करके, जो भी जीव मर जाएगा उस अवशेषों को नष्ट करके पर्यावरण को साफ और स्वच्छ बनाए रखते हैं, जिससे गंदगी जमा नहीं होती है। भाई, पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए अपमार्जक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अपघटन से ह्यूमस का निर्माण होता है, जो मिट्टी की गुणवत्ता और उर्वरता में वृद्धि करता है। तो ये अपमार्जक है जो मिट्टी की उर्वरता में भी क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं।
तो ये अपमार्जक की भूमिका है। ठीक है, ये अपमार्जकों की भूमिका है, समझा दी। नेक्स्ट, निम्नलिखित की दिशा को निर्धारित करने वाला नियम लिखिए। निम्नलिखित की दिशा को निर्धारित, पहला है किसी विद्युत धारावाही सीधे चालक के चारों ओर, किसी धारावाही चालक के सीधे धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताने के लिए कौन सा नियम होता है भाई? कौन सा नियम होता है? दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। इस नियम के अनुसार अब किसी भी धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा धारा की दिशा में और मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करें। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र कौन सा बताएगा भाई? दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। ठीक है, दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत स्थित विद्युत धारावाही सीधे चालक पर आरोपित बल, जो आरोपित बल है, बल की दिशा को कौन बताता है? फ्लेमिंग का वामहस्त नियम। फ्लेमिंग का वामहस्त नियम FBI, फातिमा BBI, ये फोर्स को बताता है, चालक पर लगने वाले बल को, ये चुंबकीय क्षेत्र को, और ये धारा को। किसको? धारा की दिशा को। तो ये फ्लेमिंग का वामहस्त नियम, फ्लेमिंग का वामहस्त नियम किसको बताता है? आरोपित बल की दिशा। आगे अगला प्रश्न, 1 घंटे में, कितना घंटा में भाई? 1 घंटे में समय कितना दे रखो है? टी को मान 1 घंटा। 1 घंटे में, 1 घंटा का मतलब 1 घंटे में, ठीक है, 1 घंटा का मतलब है 60 गुणा 60 सेकेंड, यानी 3600 सेकेंड। सेकेंड बदल दिया। घंटे में 50 वाट विभवांतर से, विभवांतर कितना है भाई? ओ वी है यहाँ पर, वी 50 वोल्ट विभवांतर से, 50 वोल्ट विभवांतर से कितना? 96,000 कूलम आवेश को स्थानांतरित करने में उत्पन्न ऊष्मा परिकलित कीजिए। बताओ विभवांतर कितना है? 50 वोल्ट है, और आवेश कूलम, आवेश मान कितना है? 96,000 कूलम, 96,000 कूलम। तो क्या करना है भाई? क्या करना है? किसका मान परिकलित करना है? करने में ऊष्मा परिकलित कीजिए। करो जल्दी से करो भाई, ऊष्मा परिकलित करो, इसका आंसर करो जल्दी से। कौन? हरी अप। ऊष्मा H को मान ज्ञात करना है। H बराबर क्या होता है? I स्क्वायर RT। हीरा बेटे, यहाँ पर धारा है ही नहीं, R भी नहीं है, या तो T है। तो अब देख तो V बराबर क्या होता है? IR। तो I का मान रखो, I बराबर क्या हो जाएगा? V बटा R। तो H बराबर क्या हो जाएगा? V स्क्वायर बटा R स्क्वायर और RT, R से R कैंसिल। बताओ H बराबर क्या हो जाएगा? V स्क्वायर R और ये T। जल्दी से दो, जल्दी से पता कि नहीं चंदू? हाँ जी, देखो तो, और आपको पता है H बराबर क्या होता है? देखो यहां से कुछ निकलेगा क्या? सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। एक और होता है अपने कि H बराबर क्या होता है भाई? VIT। ठीक है, तो H बराबर VIT होता है। V तो दे रखा है I बराबर आपको पता है क्या होता है? ये हटा देता हूं, आपके काम का नहीं है अभी इस क्वेश्चन में। I बराबर आपको पता है क्या होता है? I बराबर क्या होता है? Q बटा T। ठीक है, यहाँ पर I का मान पुट करो, V गुणा Q बटा T। देखो जी देखो, T से T कैंसिल हो गया, पीछे क्या बचा? VQ बचा।
v का मान का है भैया, v का मान 50 है, q का मान 96,000 है। गुना करो कितना हो जाएगा रे, 3 × 1 4 0, 1 2 3 और 4, और इसका 6 पंजे 30 का 0, आंसर का 3, 9 पंजे 45, 3 48, 48 जूल, 48 देखो, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 48 लाख जूल, ये आंसर आ जाएगा इसका। ओके भैया, ये इसका आंसर है सॉल्यूशन। ठीक है, डायरेक्ट टी से टी कैंसिल हो गया। अगला प्रश्न, अगला टिंडल प्रभाव को समझाइए। टिंडल प्रभाव का मतलब क्या होता है? टिंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव का मतलब होता है कोई भी प्रकाश किरण पड़ेगी और वो विभिन्न दिशाओं में क्या कर जाएगी, फैल जाएगी, फैलाना। टिंडल प्रभाव का मतलब क्या होता है? फैलाना। जब किसी कोलाइडल विलयन से, जैसे दूध, कोलाइडल विलयन, दूध, धुआं, धुंध से प्रकाश की किरणें गुजरती है तो कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन यानी फैलाव होता है, जिससे प्रकाश का मार्ग क्या करता है, दिखाई देने लगता है। इसे क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव। जैसे धुंध में कार की हेडलाइट का प्रकाश दिखना, धुंध के अंदर आपको पता है कार की हेडलाइट, गाड़ी चलाते हैं तो आगे दिख ही देता है पथ। धुएं में सूर्य की किरणों का मार्ग का दिखाई देना, दूध में लेजर लाइट का पथ दिखना, देखो यहाँ पर दिख रहा है, देखो इसके अंदर तो नहीं दिख रहा है, कॉपर सल्फेट का विलयन टिंडल प्रभाव नहीं दर्शा रहा है, ये नहीं दर्शा रहा है, जबकि ये दर्शा रहा है, देखो पथ दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलो जी अगला प्रश्न, अपवर्तनांक किसे कहते हैं? 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 निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? अपवर्तनांक। म्यू बराबर सी बटा वी, सी बटा वी। निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। इसका सूत्र ये भी हो सकता है, और म्यू बराबर अपन ये भी परिभाषा बना सकते हैं, आपतन कोण की ज्या का अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या कहलाता है भाई? अपवर्तनांक। ठीक है, नेक्स्ट चलिए भाई अगला प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न बहुत कुछ कहना चाहता है। प्रश्न क्या कहना चाहता है? बहुत कुछ कहना चाहता है। प्रश्न बहुत कुछ कहना चाहता है, बहुत कुछ आगे, कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग क्यों किया जाता है? कायिक प्रवर्धन एक अलैंगिक जनन की विधि होती है, जिसके कायिक भागों से नए पौधे का क्या होता है? निर्माण। ठीक है, देखो कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन के उपयोग निम्नलिखित कारणों से किया जाता है। कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाए गए पौधों में बीज द्वारा उगाए गए पौधों की अपेक्षा पुष्प एवं फल कम समय में क्या कर जाते हैं? लग जाते हैं। ये पद्धति उन पौधों को उगाने के लिए उपयुक्त है जो बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके हैं। जिनके अंदर बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं है उनको उगाने के लिए सहायक, जैसे गुलाब, चमेली, संतरा, केला। ये आगे, कायिक परिवर्तन द्वारा उत्पन्न सभी पौधे आनुवांशिक रूप से क्या होते हैं? समान। आनुवांशिक रूप से समान होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, आनुवांशिक रूप से समान। आगे अगला प्रश्न है भाई, गुरुत्वानुवर्तन किसे कहते हैं? गुरुत्वानुवर्तन किसे कहते हैं? देखो गुरुत्वानुवर्तन का मतलब होता है, देखो यहाँ पर गुरुत्वानुवर्तन दो प्रकार का होता है, एक तो धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन, एक ऋणात्मक। एक तो गुरुत्वाकर्षण बल की ओर गति करना, वो तो धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन, और गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में गति करना क्या कहलाता है? ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन। देखो ये ऊपर की ओर जा रहा है, ये कैसा है? ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन, यानी गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जा रहा है। और यहाँ पर देखो ये जड़ें गुरुत्वाकर्षण की दिशा में जा रही है, तो ये कैसा? धनात्मक
गुरुत्वानुवर्तन और ये ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन। ठीक है, देखो यहाँ पर भाषा लिख रही है पौधों के भागों का गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा में या उसके विपरीत दिशा में बढ़ना गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है। प्रकार धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन जड़ नीचे की ओर बढ़ती है। ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन तना ऊपर की ओर बढ़ता है। उदाहरण, पौधों की जड़ें मिट्टी के अंदर नीचे की ओर बढ़ती है, पौधों का तना ऊपर की ओर बढ़ता है। बात समझ में आ गई है? चलो चलो जी भाई, चलो रे अगला प्रश्न है डायलिसिस क्या है या अपोन क्या है। ठीक है, डायलिसिस एक रक्त को शुद्ध करने की तकनीक होती है, विधि होती है, जिसके अंदर जहरीले पदार्थ, नाइट्रोजन अपशिष्ट रक्त के अंदर जब संचित हो जाते हैं, अर्थात हमारी जब किडनी फेल हो जाती है, किडनी काम करना बंद कर देती है, उस समय इस प्रक्रिया को अपनाया जाता है। कृत्रिम अपोन या डायलिसिस ये वर्क के यानी किडनी के खराब होने की स्थिति में उपयोग की जाने वाली एक युक्ति है। ये नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपोन द्वारा निकालते हैं। उपयोग, विषैले अपशिष्ट पदार्थों को यूरिया हटाने के लिए, जब गुर्दे काम नहीं करते तब इसका उपयोग किया जाता है। सोडियम पोटेशियम आदि का संतुलन बनाए रखने के लिए ब्लड में इसका उपयोग किया जाता है। देखो ये इसका डायलिसिस किया जा रहा है, अपोन किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ से रक्त को भेजा जा रहा है। ठीक है, रक्त को कहाँ भेजा जाता है? इस मशीन के अंदर भेजा जा रहा है, और यहाँ से देखो इस मशीन के अंदर ये फिल्ट्रेट होगा। यहाँ पर जो भी इसके अंदर नाइट्रोजन पदार्थ जो भी अपशिष्ट रहेंगे उनको इस दरों के अंदर यहाँ ही छोड़ दिया जाएगा। इस झिल्ली के द्वारा इनके अंदर बहुत सारी झिल्लियाँ होती है और इनके अंदर से इन पदार्थों को निस्यंदित हो जाता है जो भी अपशिष्ट पदार्थ है इसके अंदर, और अच्छे जो भी आरबीसी है वो जो आवश्यक तत्व है इसके अंदर वापस अवशोषित कर लिए जाते हैं और शुद्ध होने के पश्चात वापस इधर भेज दिया जाता है। देखो यहाँ पर अपोन के लिए ताजा विलयन, अपोन के बाद का विलयन यानी यूरिया वगैरह जो भी अपशिष्ट पदार्थ है इसके अंदर जो उसको बाहर निकाल दिया गया है। अगला प्रश्न है सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं? सहसंयोजी आबंध का मतलब होता है ये पहले तो सबसे पहले ये धातुओं में बनता है, ये धातु के जो परमाणु होते हैं उनमें बनता है। दो या दो से अधिक परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी के द्वारा बनने वाले आबंध को क्या कहते हैं? सहसंयोजी आबंध। सहसंयोजी आबंध के द्वारा जो सहसंयोजी यौगिक बनते हैं उनके गुणधर्म पूछा है। इनके कम गलनांक व क्वथनांक होते हैं। गलनांक व क्वथनांक क्या होते हैं? निम्न होते हैं, कम होते हैं। पानी में कम घुलनशील होते हैं, पानी में कम घुलनशील होते हैं। विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक। विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक। अगला प्रश्न है निम्न पदों की परिभाषा दीजिए। पहला है गैंग और बाद में है अयस्क। देखो ये उल्टा सीधा लिख रखा है, ये बी का है, ये बी का है और ये ए का है, ये ए का है। अयस्क में उपस्थित अवांछित अशुद्धियां जैसे मिट्टी, बालू, कंकड़, चूना पत्थर, इन सबको क्या कहते हैं? आदि को क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। जो भी मिट्टी के जो भी अयस्क के अंदर अशुद्धि होती है उन्हें क्या कहते हैं? गैंग। क्या कहते हैं? गैंग। ठीक है, आगे वे प्राकृतिक खनिज पदार्थ जिसमें किसी धातु की पर्याप्त मात्रा हो और जिसे निकालना क्या हो? लाभकारी, उसे क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। क्या कहते हैं? अयस्क। ठीक है, अपन जो भी धरती से खनिज खोद कर निकालते हैं उनके अंदर यदि कोई धातु की विशेष मात्रा हो जिन्हें निकालना हमारे लिए लाभकारी हो, वही क्या कहलाएगा? अयस्क। जीता। अगला दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। पहला है, लिख देते हैं जल्द से जल्द। हाइड्रोजन है H2, क्लोरीन है Cl2 और हाइड्रोजन क्लोराइड है HCl। तो इधर दो लगाते हैं, देखो बैलेंस हो गया। ठीक है, अगला दूसरा बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थराइस, बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। देखो बैलेंस है क्या राजा? बैलेंस है क्या? देखो इधर क्लोराइड कितने हैं?
2 है, इधर कितने हैं 3 है, इधर कितने हैं 3। यदि मैं इधर 2 लगा दूं और इधर कितने लगा दूं 3 लगा दूं, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। एल्यूमिनियम इधर कितने हैं 2 है, इधर कितने हैं 2 बराबर। बेरियम इधर कितना है, कितने हैं जी 1 है, इधर मैं क्या लगा दूं 2, इधर कितना 3 लगाया मैंने, 3 लगाया, ये लो 3 लगाते हैं तो 3 बेरियम हो गया। और ऑक्सीजन 4 या 12, और यहां पर भी कितने हैं 4 या 12। सल्फर इधर कितने हैं 3, इधर भी कितने हैं 3। अब बराबर हो गए क्या, देखो बराबर हो गए ना परमाणु, बैलेंस है रिएक्शन। अगला तीसरा है सोडियम प्लस जल है, सोडियम क्या रे क्या लेके आया रे बंदा, क्या लेके जाएगा 2 दिन की जिंदगी। सोडियम प्लस जल यार, ठीक है जी। देखो इसका समीकरण भी यहां चेप देते हैं अपन इसकी, ये तीसरा समीकरण मैं यहां लिख रहा हूं। देखो भाई सोडियम प्लस जल Na प्लस H2O, तो ये जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा भाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। अरे ये सोडियम ऑक्साइड बनाएगा, ऑक्साइड जल में घुल जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो बैलेंस करो इसको, बैलेंस करो राजा। बजा दूंगा तुम्हारा बैंड बजा, बजा दूंगा तुम्हारा बैंड बजा। साथ में कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस बताओ, ये यहां पर मैं कितना लगाऊं 2 2 2 2 2 2 2 4, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन है इधर, 2 ऑक्सीजन, 2 सोडियम कर दें, ये लो 2 सोडियम। बैलेंस है, देखो बैलेंस है राजा। ये पर्सन हो चुका है गाइस, आगे चलते हैं। इसको बैलेंस करो जल्दी, अरे सुगलो बैलेंस करो जल्दी। देखो बैलेंस करो, निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। 2Pbno3 2Pbno3 का होल ट्वाइस, और यहाँ पर कितना लिखूं मैं 2 लिख दूं, और 2 लिख दूं क्या, बैलेंस हो जाएगा। देखो लेड हो गया, 2 इधर लेड, 2 इधर लेड है, 2 ऑक्सीजन है इधर, 2 2 4 2 6 हो गए, 3 दूनी इधर कितने हो गए 6 हो गए, 6 दूनी कितने हो गए 12 हो गए। ठीक है, 4 दूनी 8, 8 2 10 11 12, यहाँ पर मैं 4 लगा दूं कितना 4, तो 4 नाइट्रोजन हो जाएंगे। देखो 2 और 2 दूनी 4, और ऑक्सीजन भी बैलेंस है। देखो अरे क्या 4 दूनी 8 2 10 11 1 12, 3 दूनी 6 और 12 बैलेंस है। चलो यहाँ पर देखो C6H12O6 और O2, यहाँ पर 6 कार्बन लगाऊं, देखो 6, और यहाँ पर भी कितना 6, 6 दूनी 12 ऑक्सीजन, 6 दूनी 12, और यहाँ पर कितने हैं ऑक्सीजन 6, 6 दूनी 12, कितने लगाने हैं भाई, देखो तो सही, देखो मगर गौर से आयु ना गौर से। 6 कार्बन है, 6 कार्बन हो गए, 6 दूनी 12, 6 कितने हो गए 18, और 6 दूनी 12, बैलेंस है। देखो राजा बैलेंस है ना। आगे देखो CH4, यहाँ पर देखो 4 हाइड्रोजन है, ये लो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो गए, 2 2 4 ऑक्सीजन है, ये 2 दूनी 4 ऑक्सीजन, बैलेंस है। इधर भी 2 लगाना, इधर भी 2 लगाना, ये बैलेंस हो गया। चलो आगे देखते हैं बायोगैस एवं सीएनजी का प्रमुख घटक। बायोगैस एवं सीएनजी का प्रमुख घटक क्या होता है भाई, मेथेन मेथेन मेथेन। क्या होता है मेथेन। बी है मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को चित्रित कीजिए। मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को चित्रित करना है, इसको चित्रित करते हैं यहां पर। ठीक है, देखो कार्बन होता है, कार्बन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होता है 4, कितने होते हैं भाई 4। हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में 1 1 होता है, कितना होता है 1 1। ठीक है, ये 1 इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी कर लेगा, और अपने बाह्यतम कोश में हाइड्रोजन कितने कर लेता 2, ये भी कितने कर लेगा 2, और कार्बन है जो चारों हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा साझेदारी, और अपना अष्टक पूरा कर लेगा, पूरे 8 इलेक्ट्रॉन कर लेगा। ये लो
ये इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो गई। या फिर इसको ऐसे भी दर्शा सकते हो, ऐसे। आगे सी है क्लोरीन की परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक Cl का कितना है? 17 है। कितना है भाई? 17 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तथा संयोजकता क्या होगी? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तथा संयोजकता बतानी है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताना पहले तो। ई विन्यास बताओ, ई विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा बताओ? 1s2 2s2 2p6 3s2 6 2 8 8 2 10 11 12 और 3p कितना आ जाएगा? 5। अरे 5 2 7 7 6 कितने हो गए? 13 13 14 15 16 17। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। यानी ये के के अंदर कितना होगा? के अंदर 2, एल के अंदर कितने होंगे? 8 और ये के एम के अंदर कितने होंगे? 7। यानी इसके संयोजी कोष में या संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। और संयोजकता इसकी कितनी होती है? संयोजकता 1 होती है। कितनी होती है भाई? 1 होती है इसकी संयोजकता क्लोरीन की। ठीक है, आगे छम्मा छम्मा ओ छम्मा छम्मा। अगला कह रहा है पर्सन, कह रहा है अमोनिया के अणु का सूत्र तथा इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को चित्रित कीजिए। अमोनिया को देखते हैं। अमोनिया का जो सूत्र है वो क्या होता है? अमोनिया का सूत्र NH3। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाते हैं। बताओ नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी कितने होते हैं? 5 होते हैं। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में कितना होता है भाई? 1 1 2 3 और 4 और 5। ये एक एक के साथ क्या कर लेगा? इसके साझेदारी। ठीक है, और ये किसके साथ? 3 इलेक्ट्रॉनों के साथ। 5 तो बाह्यतम कोश में होते हैं स्वयं के, 1 2 3 4 और 5। 3 के साथ साझेदारी कर लेगा और अपना अष्टक पूरा कर लेगा। ये इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो गई। अगला प्रश्न कौन सा है भाई? CO2 सूत्र वाले कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी? बताओ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 की ये कार्बन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई? 6। 1 2 3 4 5 और 6। 1 2 3 4 5 और 6। ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉनों के साथ क्या कर लेता है? साझेदारी। ये भी अपना अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों के साथ साझेदारी। ये कितने के साथ? 2 इससे लेगा और 2 इससे लेगा। ये पूरे 8 करेगा। ये O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये हो गया। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? ऑक्सीजन परमाणु के L कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? जो ऑक्सीजन होता है C, ऑक्सीजन। बताओ इसका इलेक्ट्रॉनिक O का इलेक्ट्रॉनिक ई विन्यास क्या होता है? पहले तो बताओ ई विन्यास क्या होता है? 1s2 2s2 2p, बताओ 2 2 4। कितने नंबर पर आता है ऑक्सीजन? 8 नंबर पे। कितने नंबर पर आता है? 8 नंबर पे। ऑक्सीजन कितने नंबर पर? 8। तो 2 2 4 तो इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं और इसके अंदर 4 भर दूं तो ये के अंदर कितने? 2। एल के अंदर कितने? एल के अंदर कितने होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। यानी बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6। संयोजी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला प्रश्न है भाई, विद्युत लैंपों के तंतुओं के निर्माण में प्राय एकमात्र टंगस्टन का उपयोग ही क्यों किया जाता है? क्योंकि इसका गलनांक क्या होता है भाई? कुछ विद्युत संचरण के लिए प्राय कॉपर तथा एल्यूमिनियम की तारों का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि विद्युत या उष्मा के क्या होते हैं? विद्युत के सुचालक होते हैं, अच्छे चालक होते हैं। घरेलू विद्युत परिपथों में श्रेणीक्रम संयोजन का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है? देखो यहाँ पर पहला का उत्तर, ये विद्युत लैंपों के तंतुओं के निर्माण प्राय एकमात्र धातु टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। टंगस्टन का प्रतीक क्या होता है भाई? W, क्योंकि ये उच्च गलनांक की एक प्रबल धातु है जो अत्यंत तप्त होकर प्रकाश उत्पन्न करते हैं परंतु पिघलते नहीं है। ठीक है, आगे ये विद्युत के बहुत अच्छे चालक होते हैं।
इस कारण इनका प्रयोग किया जाता है। जो तार है इनकी प्रतिरोधकता बहुत कम है, जिसके कारण तार जल्द गर्म नहीं होते हैं। इनमें से सुगमतापूर्वक तार बनाए जा सकते हैं। अगला कि भाई घरेलू विद्युत परिपथों में श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है? निम्नलिखित कारण है। विभिन्न उपकरणों के साथ अलग अलग स्विच ऑन या ऑफ के लिए नहीं लगा सकते। एक उपकरण एक उपकरण खराब होने पर दूसरा भी कार्य करना बंद कर देता है। ये इसकी बहुत खराब भी कह सकते हो। श्रेणी क्रम संयोजन में सभी युक्तियां या उपकरणों से समान धारा प्रवाहित होती है, जिसकी हमें आवश्यकता नहीं है। आगे परिपथ का कुल प्रतिरोध R बराबर R1, R2, R3 अधिक होने के कारण धारा का मान क्या हो जाता है? अत्यंत कम हो जाता है। प्रतिरोध क्या हो जाता है? धारा का मान अत्यंत कम हो जाता है, क्योंकि प्रतिरोध क्या हो जाता है? उच्च। ठीक है। आगे किसी तार का प्रतिरोध उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में परिवर्तन के साथ किस प्रकार परिवर्तित होता है? ठीक है। विद्युत तापन युक्तियों जैसे ब्रेड टोस्टर तथा विद्युत इस्त्री के चालक शुद्ध धातु के स्थान पर मिश्र धातु के क्यों बनाए जाते हैं? विद्युत धारा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा की दर का निर्धारण कैसे किया जाता है? ठीक है, ये ए का आंसर है, ए का, ये बी का है। देखो किसी तार का प्रतिरोध उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल की क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। आपको पता है आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 क्या होता है? ए। यानी जब अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ता है तो प्रतिरोध क्या होगा? कम होगा। यदि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कम कर दिया जाता है तो प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा। जैसे जैसे तार की मोटाई बढ़ेगी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी क्या होगा? मोटाई को मतलब कहीं है व्यास बढ़नो, तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल भी बढ़ेगा और प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा? कम। ठीक है। आगे विभिन्न तापन युक्तियों जैसे ब्रेड टोस्टर तथा विद्युत इस्त्री के चालक शुद्ध धातु के स्थान पर मिश्र धातु के बनाए जाते हैं। निम्न कारणों से बनाए जाते हैं। पहलो, मिश्र धातु की प्रतिरोधकता शुद्ध धातु की तुलना में क्या होती है? अधिक होती है। प्रतिरोधकता क्या होती है? अधिक। उच्च तापमान पर मिश्र धातु का उपचयन यानी ऑक्सीकरण शीघ्र नहीं होता है। ताप वृद्धि के साथ इनकी प्रतिरोधकता में नगण्य परिवर्तन होता है। प्रतिरोधकता में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं देखा जाता है। इसलिए आगे अगला प्रश्न था अपने कि शक्ति किस प्रकार निर्धारित होगी? किसी विद्युत धारा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा की दर विद्युत शक्ति के द्वारा निर्धारित की जाती है। विद्युत शक्ति यानी प्रदत्त विद्युत धारा द्वारा प्रदत्त शक्ति क्या? कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति। अरे कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति तो कहते हैं। तो P बराबर क्या होता है? W बटा T। और W बराबर आपको पता है V बराबर क्या होता है? V बराबर क्या होता है? V बराबर W बटा Q। और W बराबर क्या हो जाएगा? VQ। यहाँ पर मान रखा है P बराबर W का मान क्या है? VQ बटा T। और Q बटा T का मान क्या होता है? Q बटा T का मान क्या होता है? I बराबर क्या होता है? Q बटा P। ये मान रख दूंगा तो P बराबर क्या हो जाएगा? VI। इन पवी P जन का शक्ति। तो इस प्रकार यही है, बस शक्ति के निर्धारण इस प्रकार किया जाता है। भाई सूत्र बताना केन आयो है ना। अगला प्रश्न है बहुत शानदार प्रश्न। मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, इसके भागों को समझिए। मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, वे इसके भागों को समझिए। ठीक है जी। मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, वे इसके भागों को समझिए। देखो मादा जनन तंत्र, ये रहा मादा जनन तंत्र, ये है मादा जनन तंत्र। यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा होगा एक जोड़ी क्या पाया जाता है? अंडाशय पाया जाता है। ठीक है। ये जो आपको ये फुला हुआ भाग है ये दिख रहा है, इसे कहते हैं इनफंडिबुलम। ठीक है। ये आगे ये जो एक जोड़ी नलिका पाई जाती है जहां पर निषेचित होता है, इसे फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, या अंडवाहिका कहते हैं, या डिम्ब वाहिनी भी कहते हैं। डिम्ब वाहिनी भी कहते हैं। एक जोड़ी अंडाशय पाया जाता है, अंडाशय के अंदर अंडाणु होता है, ये गर्भाशय होता है। गर्भाशय की 3 परतें होती है। ठीक है। कितनी परतें? 3 परतें। और ये क्या है? ग्रीवा है। और ये क्या है? योनि है। देखो
इनके भागों के कार्य देखो। सबसे पहला है अंडाशय। क्या है? अंडाशय। ये एक जोड़ी होते हैं। कितने जोड़ी? एक जोड़ी। अंडाणु का निर्माण करते हैं। हर महीने एक परिपक्व अंडाणु बनता है इनके अंदर। हार्मोन बनाते कौन कौन से? एक तो एस्ट्रोजन, स्त्री में द्वितीय गौण लैंगिक लक्षणों का क्या करते हैं? विकास करते हैं। प्रोजेस्टेरोन का हार्मोन स्रावित होता है, गर्भावस्था को क्या करते हैं? बनाए रखने में सहायता करते हैं। देखो अगला भाग, अंडवाहिनी या डिम वाहिनी या फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। ये एक जोड़ी पाई जाती है। कितनी जोड़ी? एक जोड़ी। अंडाशय से अंडाणु को गर्भाशय तक क्या करती है? पहुंचाती है। कहां तक? गर्भाशय तक। यही निषेचन होता है। निषेचन कहां पर होता है? अंडवाहिनी के अंदर। शुक्राणु और अंडाणु को मिलने के लिए मार्ग प्रदान करती है। निषेचन की क्रिया यही तो होती है। निषेचित अंडाणु को गर्भाशय में क्या करती है? भेजती है। अगला गर्भाशय। गर्भाशय यूटेरस दोनों अंडवाही का संयुक्त होकर एक लचीली थैलेनुमा संरचना का निर्माण करती है, जिसे क्या कहते हैं? गर्भाशय। ठीक है, ये कार्य कहीं है। देखो, निषेचित अंडाणु का क्या करता है? रोपण करता है। मायनाइन चिपक जाएगा आंतरिक परत में। भ्रूण का विकास और पोषण करता है कौन? गर्भाशय। गर्भावस्था के दौरान भ्रूण को सुरक्षित रखता है। प्लेसेंटा का निर्माण करता है गर्भाशय। प्रसव के समय मांसपेशियां संकुचित होकर शिशु को बाहर निकालती है। यदि गर्भधारण नहीं होता है तो इसकी आंतरिक परत टूटकर श्लेष्म या म्यूकस के रूप में बाहर निकल जाती है, जिसे क्या कहते हैं? मासिक धर्म। आगे देखो, यहां पर गर्भाशय ग्रीवा या सर्विक्स। गर्भाशय और योनि को क्या करती है? आपस में जोड़ती है। गर्भाशय योनि को क्या करती है? जोड़ती है। गर्भावस्था के समय गर्भाशय को बंद रखती है। ये क्या करती है? संक्रमण से सुरक्षा। अगली है योनि। कौन है? योनि। कार्य, संभोग के समय शुक्राणु को क्या करती है? ग्रहण करती है। मासिक धर्म के रक्त का मार्ग बनती है। शिशु के जन्म का मार्ग होती है कौन? योनि। ये देख सकते हो आप। यहाँ पर अगला प्रश्न है, नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, भागों को समझाइए। तो ये है नामांकित चित्र इसका। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है? वर्षण है। एक जोड़ी वर्षण पाए जाते हैं। वर्षण कहाँ रहते हैं? वर्षण कोश के अंदर रहते हैं। क्यों? क्योंकि शरीर का तापमान क्या होता है? अधिक, और शुक्राणु निर्माण के लिए तापमान सही ठीक नहीं है, तो इससे थोड़ा कम तापमान चाहिए, इसलिए वर्षण है जो वर्षण कोश में रहते हैं। यहाँ से शुक्राणु नलिका निकलती है। और यहाँ पर आगे देखो, ये है सेमिकल वेसिकल, शुक्राशय। क्या है? शुक्राशय, जहां से शुक्रद्रव बनता है। देखो, ये एक प्रोस्टेट ग्रंथि है। और ठीक है, ये क्या है? प्रोस्टेट ग्रंथि। ये मूत्र जनन पथ है। ठीक है, इसके देखो भागों कार्य। वर्षण, ये एक जोड़ी वर्षण कोश में पाए जाते हैं। शुक्राणु का निर्माण करते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव करते हैं। पुरुषों में दाढ़ी मूंछें, भारी आवाज और मांसपेशियों के विकास में मदद करते हैं। आगे देखो भाई, अंडकोश, यानी जिसको क्या कहते हैं? स्क्रोटम, वर्षण कोश। वर्षणों को सुरक्षित रखता है वर्षण कोश। शुक्राणु निर्माण के लिए उचित तापमान बनाए रखता है। अगला तीसरा है शुक्रवाहिनी नलिका या वास डिफरेंस या शुक्रवाक कहते हैं इसे। ये एक जोड़ी पाई जाती है। शुक्राणु को एपिडाइडमिस यानी अधिवर्षण, एपिडाइडमिस का मतलब होता है अधिवर्षण से मूत्र मार्ग तक क्या करती है? पहुंचाती है। शुक्राणु के परिवहन का मुख्य मार्ग होती है कौन? शुक्रवाक। आगे सेमिकल वेसिकल यानी शुक्राशय, इसे क्या कहते हैं? शुक्राशय। ये एक जोड़ी पाई जाती है। कितनी जोड़ी होती है? एक जोड़ी पाई जाती है। ठीक, इसके अंदर से कौन सा द्रव होता है? शुक्र द्रव। पोषक द्रव फ्रेक्टोज बनाती है। कौन सी? पोषक द्रव फ्रेक्टोज शर्करा। शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करती है कौन? ये वीर्य का अधिकांश भाग शुक्र द्रव ही बनाती है। आगे है प्रोस्टेट ग्रंथि। ये केवल एक संख्या में एक होती है। ये संख्या में एक पाई जाती है। सारी द्रव बनाती है। कैसा द्रव बनाती है? सारी। शुक्राणु की सक्रियता और सुरक्षा को बढ़ाती है। अगला मूत्र मार्ग, वीर्य और मूत्र को बाहर निकालने का मार्ग है। अगला है शीशन, पेनिस। संभोग के समय वीर्य को मादा के शरीर तक पहुंचाता है। मूत्र त्याग में सहायता करता है कौन? शीशन। देखो, ये प्रश्न है, गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी सचित्र समझाइए।
गोली दर्पणों के लिए, ठीक है। तो ये यहाँ पर गोली दर्पण, देखो मुख्य अक्ष से हमेशा जो भी दूरियां हैं कहां से मापी जाती है, दर्पणों के अंदर दूरों से मापी जाती है। कहां से? दूरों। और बीम को हमेशा किस ओर रखा जाता है? लेफ्ट साइड में। किस ओर रखा जाता है? लेफ्ट साइड में रखा जाता है। और बीम की दूरी हमेशा कैसी होगी? ऋणात्मक। मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर मापी गई दूरियां धनात्मक, मुख्य अक्ष से नीचे की ओर मापी गई दूरियां ऋणात्मक, ठीक है। बाएं ओर की दूरियां कैसी होती है? ऋणात्मक। बाएं ओर की दूरियां ऋणात्मक, दाएं ओर की दूरियां धनात्मक, ठीक है। यही है यहां पर दे रखा, देखो बीम सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। इसका अर्थ है कि दर्पण पर बीम से प्रकाश बाईं ओर से आपतित होता है। मुख्य अक्ष से समांतर सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। मूल बिंदु के दाईं ओर मापी गई दूरियां कैसी होती है? धनात्मक। दाईं ओर मापी गई दूरियां कैसी होती है? धनात्मक। जबकि मूल बिंदु के बाईं ओर मापी गई दूरियां कैसी होती है? ऋणात्मक। मुख्य अक्ष से लंबवत ऊपर की ओर मापी गई दूरियां कैसी होती है? धनात्मक। मुख्य अक्ष से लंबवत नीचे की ओर मापी गई दूरियां कैसी होती है? ऋणात्मक। बात समझ में आ गई? ये चित्र है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है किरण आरेखों द्वारा, अथवा वाला प्रश्न, किरण आरेखों के द्वारा उपयोग लेंसों से प्रतिबिंब बनने से संबंधित नियमों को क्या करना है? समझाना। पहला नियम देखो, पहला नियम क्या है? ये लास्ट वाला नियम है हमने, लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात बिना किसी विचलन के क्या होती है? सीधी निर्गत। ये ऑप्टिकल ओ सेंटर यहां से बिना किसी विचलन के क्या करेगी? ये सीधी निकल जाएगी। ये पहला नियम है उत्तल और अवतल दोनों में। दूसरा नियम है मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण, मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यही तो होती है। ये उत्तल लेंस के अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से समांतर हो जाती है। अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती, देखो मुख्य फोकस पर मिलती, ये मिलती प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के, ये मुख्य अक्ष से समांतर हो जाती है। ये दूसरा नियम। देखो अगला, मानव हृदय का नामांकित चित्र बनाइए। मनुष्य में दोहरा परिश्रम व्याख्या कीजिए। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं? ये अपना मानव हृदय है। आपको चित्र बना लेना। मानव हृदय के 4 कोष्ठ होते हैं। कितने कोष्ठ होते हैं? 4 कोष्ठ, 2 आलिंद और 2 नीले। क्लास ये चित्र है आपके। ये दोहरा परिसंचरण को समझाया गया है। मनुष्य के परिसंचरण तंत्र को दोहरा परिसंचरण इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रत्येक चक्र में रुधिर 2 बार हृदय में जाता है। हृदय का दायां और बायां बंटवारा ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर को मिलने से रोकता है, क्योंकि हमारे शरीर में उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसके लिए उच्च दक्षतापूर्ण ऑक्सीजन जरूरी होता है। अतः शरीर का तापक्रम बनाए रखने के लिए तथा निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए ये परिसंचरण लाभदायक रहता है, ठीक है। मानव में श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन है जो ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता रखता है। इसकी कमी के कारण हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जिससे ऊर्जा कम मात्रा में निर्मित होगी और हम थकान का अनुभव करेंगे। हमारी श्वास गति भी बढ़ जाएगी और हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया या रक्ताल्पता, ठीक है जी। चलो अगला प्रश्न, इसका तो ही प्रश्न है, मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाओ। गैसों के विनिमय के लिए फुफ्फुस में अधिकतम क्षेत्रफल कैसे अभिकल्पित करते हैं? मनुष्य में ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है? ठीक है, ये देख लेना श्वसन तंत्र का चित्र। और कुपिका एक सतह उपलब्ध करा दी जिससे गैसों का विनिमय हो सके। कुपिकाओं की भित्ति में रुधिर वाहिकाओं का एक विस्तृत जाल पाया जाता है जो वायु से ऑक्सीजन लेकर हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंच जाता है तथा शरीर में विलेय CO2 को कुपिकाओं में छोड़ने के लिए लाता है, ताकि CO2 हमारे शरीर से बाहर निकल जाए। आगे ये है ऑक्सीजन का परिवहन मानव शरीर के फुफ्फुस को कुपिकाओं की रुधिर वाहिकाओं में RBC होते हैं, जिसमें मौजूद हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से संयुक्त होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है तथा सभी ऊतकों तथा अंगों तक पहुंचाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन ऑक्सीजन की अपेक्षा CO2 जल में अधिक विलेय है, इसलिए ऊतकों से फुफ्फुस तक परिवहन हमारे रुधिर में विलेय अवस्था में होता है, ठीक है जी। ये अपना अंतिम प्रश्न है, 20वां प्रश्न। अपना आज का अंतिम प्रश्न है 20वां प्रश्न, सुमेलित कीजिए। दूसरा पाठ का प्रश्न है सुमेलित कीजिए। देखो विरंजक चूर्ण,
विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण, ये सूत्र होगा विरंजक चूर्ण कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। विरंजक चूर्ण कैसे बनाया जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया Cl2 के साथ करवाते तो। धावन सोडा, ये रहा धावन सोडा। बेकिंग सोडा, ये रहा बेकिंग सोडा। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये रहा। ठीक है, सुमिलित हो गए? प्रवीण नींद ले रहा साला सुगला, गुड मॉर्निंग जग जा। अगला है, यही सुमिलित करना है। देखो ये HCl हाइड्रोक्लोरिक एक क्या है? अम्ल है, सुमेलित है। एक क्या है? अम्ल। NaOH एक क्या है? सार, देखो सार ही है। NaCl एक क्या है? नमक है, तो ये सुमेलित ही है। देखो कैल्शियम ऑक्साइड सारी ऑक्साइड है, तो ये सुमेलित है। देखो ऐसे मोह में हो जाती है, आप सुमेलित करो, ओ सर सुमेलित, तो ये तो सेम मैच है, सुमेलित ही है। आगे अगला है, सुमेलित कीजिए। देखो अथवा वाला पर्सन, इमली, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल। टमाटर में, ओहो टमाटर बड़े मजेदार, ऑक्जेलिक अम्ल। नींबू संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू संतरा में सिट्रिक अम्ल। एसिटिक मारूंगा कि सिरक जाएगा? एसिटिक। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। छम्मा छम्मा। आगे देखो, अगला पर्सन है बहुत शानदार पर्सन, ये बोर्ड में पूछा गया, बहुत शानदार पर्सन आपके बीच। कहता है फोटो मेरी खींच। पदार्थ का नाम और पीएच दे रखा है। अगले पर्सन कह रहा है उपरोक्त सारणी के आधार पर पदार्थों की हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता को घटते हुए क्रम में लिखिए। हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता को घटते हुए क्रम में लिखना है, घटते हुए क्रम में लिखना है, घटते हुए क्रम में। देखो हाइड्रोनियम आयन यानी H+ आयन की सांद्रता को किस क्रम में लिखना है? घटते हुए क्रम में। सबसे पहले तो पीएच के घटते क्रम में लिखो, पीएच के घटते क्रम में, घटते क्रम में, पीएच घटते क्रम में लिखो। पीएच देखो सर्वाधिक पीएच किसकी है? सर्वाधिक पीएच किसकी है? सर्वाधिक पीएच ये रही टमाटर की। किसकी है? टमाटर की। किसकी है? टमाटर, 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 टमाटर के रस की। उसके बाद में किसकी है? सिरका की। किसकी है भाई? सिरका की। उसके बाद में किसकी है भाई? किसकी है? नींबू रस की। किसकी? नींबू रस की। उसके बाद में जठर रस। किसकी? जठर रस। ठीक है, ये तो पीएच के घटते क्रम में। किस क्रम में? पीएच के घटते क्रम में है। अब कह रहा हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता को घटते क्रम में लिखिए। अब मुझे बताओ, जिसका पीएच मान कम होता है, जिसका पीएच मान कम होता है उसके अंदर H+ आयन क्या होता है? अधिक, यानी पीएच इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है हाइड्रोनियम H+ आयन। H+ आयन अरे है या नहीं है? H+ आयन, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होती है। जिसका पीएच जितना अधिक, जिसका पीएच जितना अधिक उसके अंदर H+ आयन उतने ही कम। जिसके अंदर है, जिसका अंदर है पीएच जितनी कम होती है, जिसके अंदर पीएच जितनी कम होती है उसके अंदर H+ आयन उतने ही अधिक होते हैं। तो H+ आयन किसके अंदर ज्यादा होंगे? इसके अंदर। अरे इसके अंदर होंगे या नहीं होंगे? तो मैं यहां पर लिख देता हूं, टमाटर। अब इसको हटा देता हूं, देखो इसको हटा दूं मैं, इसको हटा देते हैं। अब जिसकी पीएच क्या होती है? सबसे कम, उसके अंदर H+ आयन उतने अधिक। तो किसका है भाई पीएच कम? किसके है? जठर रस। ओए होए ओ बेटे, हीरा बेटे ऐसा ना कर मित्र, बदमाशी ना कर मित्र। चलो मैं लिख देता हूँ भाई, तो ये भी बदमाशी कर रहा है ना, तो इसका उत्तर लिख देते हैं। या हाँ देखो सांद्रता घटते हुए क्रम में, तो घटते हुए क्रम में लिख दो। सबसे पहले लिखता हूं मैं जठर रस, जठर रस, इसके अंदर H+ आयन सर्वाधिक है। उसके बाद में किसको लिखता हूं भाई? इसके बाद में, उसके बाद में 2.2 नींबू का रस, नींबू का रस। उसके बाद में किसको लिखता हूं भाई? नींबू के रस के बाद में सिरका को। किसको? सिरका को। उसके बाद में किसको लिखता हूं भाई? टमाटर रस, टमाटर
का रस। अरे ये समझ में आ गया क्या? ठीक है, जिसके अंदर जिसकी पीएच ज्यादा होती है उसके अंदर, जिसकी पीएच कम होती है उसके अंदर H+ आयन अधिक होते हैं। ये देखो जटर रस की 1.2, नींबू के रस की 2.2, सिरका की 3.7, टमाटर ओह टमाटर बड़े मजरा 4.4। ठीक है, जिसकी पीएच कम H+ आयन अधिक। तो ये हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को घटते हुए क्रम में हमने लिख दिया। अच्छे, हाँ भाई ये नाम पढ़ लेना। थैंक यू, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई हो। मिलते हैं कल सलामी के साथ। जय हिंद।